डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसे हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ। आपको मालूम है कि अगर किसी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो हम कहते हैं कि इसमें एंट्रोपी ज़्यादा है। जैसे गैसेस में रैंडमनेस ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, तो हम कहते हैं गैसेस में एंट्रोपी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। सो रैंडमनेस का मतलब रहता है एंट्रोपी, या मैं बोलूँगा मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। और एंट्रोपी कहाँ से आती है? एंट्रोपी आती है एनर्जी से। जिस सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। और कौन सी एनर्जी? अगर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है तो उनमें एंट्रोपी भी ज़्यादा रहती है। क्लियर? और आप लोगों को ये भी मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वहाँ पे रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बढ़ जाएगी, यानी खलबली बढ़ जाएगी और एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और एंट्रोपी भी कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी डिक्रीज़ करने से टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है, या मैं बोलूँगा द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यही चीज़ को या इसी बात को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह डिफाइन किया जाता है, या मैं बोलूँगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही चीज़ बताता है लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में। वो क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है, और अगर आप प्योरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, कितना डिक्रीज़ करेंगे? अप टू एब्सोल्यूट ज़ीरो या 0 केल्विन, तो उस प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो एंट्रोपी रहेगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाएगी। या मैं बोलूँगा फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी बिकम ज़ीरो एट 0 केल्विन। और ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकता हूँ कि लिमिट t टेंड्स टू 0 तो चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी इज इक्वल टू 0, यानी जब टेम्परेचर 0 की तरफ जाता है तो एंट्रोपी भी 0 हो जाती है, डिक्रीज होके 0 हो जाती है। टेम्परेचर लेकिन इन केल्विन, यानी 0 केल्विन के पास एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर किसी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 नहीं होता एट 0 केल्विन, तब वो सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है। या मैं ऐसा कहूँगा, इफ़ एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन, then the substance is not a perfectly crystalline substance. It is not perfectly crystalline. Clear? यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। तो इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि the entropy at absolute 0 is 0 for any crystalline, कोई भी crystalline substance हो, pure crystalline substance, उसका एंट्रोपी 0 होता है एट 0 केल्विन। जब सब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होती है 0 केल्विन के ऊपर, तो मैं ये बोलूँगा कि तमाम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की जो एंट्रोपी है वो सेम हो जाती है एट 0 केल्विन, क्योंकि 0 हो जाती है, डिक्रीज होकर 0 होती है, तो इसका मतलब सेम हो जाती है, सबका एक ही हाल होता है। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब हम इसके बाद में हीट कैपेसिटी की तरफ जाते हैं और हीट कैपेसिटी का रिलेशन देखते हैं एंट्रोपी के साथ में क्या है और 0 केल्विन पे हीट कैपेसिटी का क्या हाल होता है। देखो, हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे। हीट कैपेसिटी अगर मैं लिखूँ, मैं कहता हूँ कि इट इज़ dQ डिवाइड बाई dt। अब अगर मैं लिखूँगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं लिखूँगा dQ डिवाइड बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दी मैंने। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी यानी ds इज इक्वल टू dQ बाई t। यहाँ तक तो क्लियर है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो dQ है वो बराबर हो जाएगा t इंटू ds, यानी TdS। ठीक है, अब ये वैल्यू
डी क्यू का आप इसमें पुट कर दो, आप यहाँ पे ये पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सी पी इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा इसे सी पी इज इक्वल टू टी डी एस, डी क्यू के बदले में लिखा मैंने टी डी एस, डिवाइड में लिखेंगे डी टी। ठीक है, अब आप ये डी टी इधर ले जाओ तो ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, ये टी इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ कि सी पी इंटू डी टी डिवाइड बाई टी बन जाएगा, है ना, और रह जाएगा बराबर डी एस की, यानी इसके बराबर डी एस, राइट। तो इसका मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, वो बराबर रहता है सी पी डी टी बाई टी, यानी डी एस बराबर रहता है सी पी डी टी बाई टी। सी पी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर एंड टी इज टेम्परेचर, डी एस इज चेंज इन एंट्रोपी। अब सपोज हमारे पास में एक सिस्टम है, वो सिस्टम में हम दो स्टेट्स पे काम कर रहे हैं। एक लेते हैं हम ये सिस्टम को स्टेट वन, और स्टेट वन क्या है, ये मान लो ये 0 केल्विन पे है ये स्टेट, और इसके बाद में इसमें चेंज लाते हैं और ले जाते हैं इसको स्टेट 2 पे, और स्टेट 2 पे इसका टेम्परेचर हो जाता है T केल्विन। मान लो पहले 0 केल्विन था, अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो इसका स्टेट चेंज हो गया, ये 0 केल्विन से T केल्विन टेम्परेचर हो गया, और स्टेट 1 से स्टेट 2 में सिस्टम चला गया। अब इस चेंज को अगर हमें दिखाना हो तो इस चेंज को कैसे दिखाएंगे, इस चेंज को इस इक्वेशन से दिखाएंगे, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को करेंगे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है, या मैं बोलूँगा फ्रॉम 0 केल्विन टू T केल्विन, या फ्रॉम 0 एंट्रोपी टू T एंट्रोपी, या फ्रॉम S0 टू ST, राइट। इसको करो इंटीग्रेट, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DS मर फ्रॉम S0 टू ST, राइट, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 केल्विन टू T केल्विन ऑफ CP DT डिवाइड बाई T, राइट, क्योंकि हम ओवरऑल चेंज देख रहे हैं अब। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट, तो S को दो वैल्यू मिलेंगे, पहले अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू क्या है ST, तो ST माइनस लोअर वैल्यू क्या है S0। ये इंटीग्रेशन आप लोगों को आती होगी, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हमारे काम का है। इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T ऑफ CP DT बाई T। अब S जो है ये ST, ये है एंट्रोपी एट T यानी T केल्विन, और S0 है एंट्रोपी एट 0 केल्विन, और एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0 फॉर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस क्या है। देखो अभी हमने ऊपर देखा, और मैक्स प्लैंक भी कहता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जो होता है वो 0 होता है, 0 से कम नहीं, माइनस में एंट्रोपी नहीं जाती, 0 होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। तो ये हमने देख लिया, तो इसका मतलब जो 0 केल्विन पे एंट्रोपी होगी वो होगी 0, ठीक है, मगर फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ये जो ST माइनस S0 है ये ST के बराबर बन जाएगा, क्योंकि ये 0 है, ST माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये रह जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 T CP DT बाई T। तो फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वी कैन राइट इट लाइक दिस, ST माइनस 0 इज इक्वल टू दिस, या मैं कहूँगा ST में से 0 निकाल दो तो ST बचता है, ST इज इक्वल टू 0 टू T CP DT बाई T, क्लियर। तो ये बन गई इक्वेशन किसके लिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमें चेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो एंट्रोपी है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना मुश्किल है, हम एंट्रोपी का चेंज निकालते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से हम एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर, शाबाश। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखो dt बाई टी जो है ना ये रहता है बराबर d ln t के, dt बाई टी इज इक्वल टू d ln t, तो मैं इसको d ln t लिखता हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ST यानी ये वाली, देखो यही इक्वेशन लिखी मैंने इसके बदले में लिखा ST इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 T ऑफ CP, और dt बाई टी के बदले लिख दिया d ln t। हम अगर d ln t वर्सेस CP ग्राफ या CP वर्सेस d ln t ग्राफ लेते हैं तो हमें कुछ ग्राफ ये इस तरह से आता है, ये ग्राफ, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम ये ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे
तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, एरिया अंडर कर्व, ये हमें देता है एंट्रोपी। क्या देता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर टी। बात समझ में आई? तो जनरली क्या करते हैं, हम 0 केल्विन तक ग्राफ को नहीं लेते, हम ग्राफ को 15 to 10 केल्विन के बीच में स्टडी करते हैं, यानी एंट्रोपी चेंजेस देखते हैं, या हीट कैपेसिटी को स्टडी करते हैं कि 0 T केल्विन तक अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, 15 to 10 केल्विन तक, तो हीट कैपेसिटी का क्या होगा। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाता है यहाँ तक। अब ऐसे 9-10 के बाद में, या 11-10 के बाद में हमें ग्राफ कुछ इस तरह नज़र आता है। तो फिर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके 0 केल्विन तक ले जाते हैं, वरना हमें 0 केल्विन तक इसको ज़रूरत नहीं है करने की। हम 0 केल्विन तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, बल्कि ग्राफ को ही एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और हमें ये एरिया अंडर कर्व मिल जाता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी मिल जाता है। क्लियर? इसी तरह से अगर हमें सपोज एक सिस्टम है, उसमें चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, और हमें बताना है कि वेपर का एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे उस वेपर का एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे सॉलिड को कितना टेम्परेचर दिया मेल्टिंग पॉइंट लाने तक, फिर मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हो गई, या मैं बोलूँगा यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांजिशन। इस तरह से लिक्विड को फिर हम हीट देते हैं जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो बॉइलिंग के टाइम पे और एक ट्रांजिशन होती है, बॉइलिंग पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन को दिखाते हैं हम डेल्टा एच टी डिवाइड बाई टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन और एच मीन्स एंथैल्पी और डेल्टा मीन्स चेंज इन एंथैल्पी डिवाइड बाई टी। और सॉलिड का जो एंट्रोपी है वो हम निकाल सकते हैं इससे, जो हमारे पास में इक्वेशन है, एस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर सी पी डी टी बाई टी। तो अगर मुझे इस तरह का कोई प्रोसेस है और उसका ओवरऑल एंट्रोपी निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी एंट्रोपीज़ को ऐड करूँगा। जैसे मैं लिखूँगा सॉलिड में जो एंट्रोपी चेंज आ रही है वो पहले, उसके बाद में ट्रांजिशन पे प्लस ट्रांजिशन पे एंट्रोपी चेंज यानी मेल्टिंग पे, यानी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फिर लिक्विड का एंट्रोपी चेंज प्लस बॉइलिंग पे एंट्रोपी चेंज यानी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, फिर वेपर का एंट्रोपी चेंज। ट्रांजिशन का एंट्रोपी चेंज आप ऐसे लिखेंगे, बाकी एक स्टेट में जो चेंज आती है एंट्रोपी उसको आप ऐसे लिखेंगे। तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरह, टोटल एंट्रोपी एस टी इज इक्वल टू फ्रॉम T1 to T2 सी पी ऑफ सॉलिड डी टी बाई टी प्लस डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई टी, क्योंकि ये ट्रांजिशन वाला है, प्लस उसके बाद में लेंगे लिक्विड का एंट्रोपी वैसे ही T2 to T3 सी पी एल, है ना, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड डी टी बाई टी, फिर वेपराइजेशन का एंट्रोपी प्लस करेंगे वेपर्स का एंट्रोपी। अगर आपको सिर्फ लिक्विड तक निकालना है तो यहाँ तक, अगर आपको सिर्फ सॉलिड का निकालना है तो ये, अगर आपको मेल्टिंग तक निकालना तो ये यहाँ तक आप काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो और इसको लाइक भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।